हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का पेस्टल एनालिसिस के पार्ट 3 में, जहां आज हम देखने वाले हैं मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ूं उसके पहले जो स्टूडेंट्स हमको फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे चैनल पे आपको सीएमए फाउंडेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एंटायर बिजनेस कम्युनिकेशन आपको मिल जाएगा, लॉ का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पूरा आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के भी आपको बहुत सारे लेक्चर्स, एमसीक्यू सीरीज सब मिलने वाला है। तो मेक श्योर कि आप उसको चेक कर लो, और जब आप चेक करने जाओगे रस्ते में सब्सक्राइब का बटन दिखेगा लाल कलर का, उसको प्रेस करके बेल आइकन जरूर हिट कर लेना, सो दैट हम आगे जो भी नई वीडियोस लाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और आई होप कि आप इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दोगे, और 30 लाइक्स तो आप लोग ऐसे ही करवा दोगे। तो विद दिस हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसके पहले हमने माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है ये समझ लिया, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है ये समझ लिया, और अब हम आए हैं मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट के टॉपिक पे, और यही हमारा आज का टारगेट होने वाला है। तो देखते हैं मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। तो मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट इज एंटायरली एक्सटर्नल टू द फर्म एंड thus beyond the direct influence and control of the organization, but which exerts पावरफुल इंफ्लुएंस ओवर इट्स फंक्शनिंग। क्या बोल रहा है? एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या होता है एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट? ये बिजनेस एनवायरनमेंट में ये एक ऐसा कंपोनेंट है, ये बिजनेस से टोटली क्या है? एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस के मैनेजर है, जो टॉप लेवल पे बैठे आदमी, वो इस चीज को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेसमैन के कंट्रोल के बाहर है, जो एक मैनेजर के कंट्रोल के बाहर है, बट उसका जो भी इंपैक्ट होगा मैनेजर को सहना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजीज वगैरह बनानी पड़ेगी। तो क्या हो गया मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट? मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट यानी एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट जो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सटर्नल है। इसमें बिजनेस के मैनेजर का यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई रोल नहीं है, हम इसको कोई भी अपनी तरीके से चेंज या मोल्ड नहीं कर सकते। बट क्या ये हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या हमको लाइकवाइज हमारी स्ट्रैटेजी में चेंजेस करने पड़ेंगे? बिल्कुल करने पड़ेंगे, ताकि हमारा जो बिजनेस है स्मूथ तरीके से फंक्शन करता रहे। आगे, द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ द मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट आर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट एंड नेचुरल एनवायरमेंट। तो भैया हम जो बात कर रहे हैं कि मैक्रो बिजनेस एनवायरमेंट एक्सटर्नल होता है, इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिसमें बिजनेसमैन कुछ काम नहीं कर सकता, बट बिजनेस में इसका इंपैक्ट जरूर होगा। लाइकवाइज हमको बाद में हमारी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी पड़ेगी। तो वो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं? तो यहाँ पे आपके सामने लाइन वाइज यहाँ पे दिया है। पहला है इकोनॉमिक एनवायरमेंट, इकोनॉमी के एलिमेंट्स आएंगे, पॉलिटिकल और रेगुलेटरी एनवायरमेंट आएंगे, सोशो कल्चर एलिमेंट्स होते हैं, डेमोग्राफिक अपने क्या होते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट भी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। अब ये एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या होता है, सोशो कल्चरल से हमारा क्या मीनिंग है, सबको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बट उसके पहले आधा पेज का ये आधा एक छोटा सा पैराग्राफ है अपना, इसको अपन फटाफट पढ़ लेते हैं। द सक्सेस ऑफ The business firm depends on a large extent on its adaptability to this dynamic forces. Dynamic मतलब जो constantly continue change होती रहती है फटाफट, यानी जो एक स्थिर नहीं है, कब क्या हो जाएगा हमको पता नहीं, उसको बोलते हैं डायनामिक। So dynamic forces of macro business environment, the business opportunities and threats to any business firm depend to a large extent on those forces of the macro business environment. By analyzing the macro business environment, a firm can formulate its strategies, policy to grab the opportunities and can take firm decisions to stay away from the threat. हमने previous lecture में पढ़ रखा है कि जो external business environment होता है वो हमारे लिए क्या लेके आता है? opportunities और threats लेके आता है। internal business environment हमारे लिए क्या लेके आता है? comment section में आपको comment कर देना है, ठीक है? तो external बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे लिए क्या लेके आता है? एक मौका लेके आता है, मौका यानी अपॉर्चुनिटीज। और क्या लेके आता है? हमारे लिए थ्रेट लेके आता है, हमको किसी चीज से आगे खतरा हो सकता है, ऐसे एलिमेंट्स इसमें होते हैं जिसमें बिजनेसमैन का कोई कंट्रोल नहीं है, बट हमारे बिजनेस को क्योंकि इंपैक्ट कर रहा है। तो लाइकवाइज हमको हमारी स्ट्रेटेजीज, पॉलिसी बनानी है ताकि हम जो अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में वो ग्रैब कर सके और जो थ्रेट्स हैं वो दूर कर सके। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। अब आते हैं अपन लाइन वाइज से फटाफट से कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट में। ध्यान से सुनना, एक बार अगर आपने कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छी तरीके से खत्म कर लिया तो पार्ट नंबर 4 जो मैं लेके आने वाला हूं, पेस्टल एनालिसिस, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ वहां पे डिफरेंट बातें नहीं होगी, सेम बातें एक थोड़े से डिफरेंट एंगल से, थोड़ी सी डिफरेंट उसकी लैंग्वेज है, मोर और लेस कंटेंट जो है समझने की बात जो है वो आपको सेम रहने वाली। तो अगर इस पार्ट में मेहनत करोगे पार्ट 4 इजीली आपका समझ में आ जाएगा, वरना पार्ट 4 में आपको और ज्यादा मेहनत वहां पे लगानी पड़ेगी। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। पहले आते हैं अपन डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में। अब डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट मतलब क्या? डेमोग्राफी। सर डेमोग्राफी मतलब क्या? जहां पे हम अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, जिस मार्केट में हम अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पे कितने लोग रह रहे हैं, व्हाट इज द पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, वहां मेल ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है, बच्चे वहां पे ज्यादा है ऐसे एनवायरनमेंट में, एडल्ट पॉपुलेशन ज्यादा है या ओल्ड एज वाले ज्यादा है। अब ये इंपैक्ट कैसे लाएगा हमारे बिजनेस में? मान लो फॉर एग्जाम्पल हम एक ऐसे बिजनेस में वर्क कर रहे हैं जहां पे फीमेल्स की नंबर ज्यादा है, ठीक है, मेल कम है, फीमेल ज्यादा है। मान लो 70% फीमेल्स है, 30% मेल है।
अब अगर हम उस मार्केट में बिजनेस करने जाने वाले हैं तो हम क्या देखेंगे कि भैया मार्केट में फीमेल ज्यादा है, यानी हमको कुछ ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विसेज लानी है जो फीमेल्स के लिए ज्यादा हो। जैसे उस मार्केट में क्या होगा, मेकअप का सामान, ज्वेलरी वगैरह, ऑर्नामेंट्स वगैरह, ठीक है, या फीमेल की क्लोथिंग अगर हम लॉन्च करेंगे तो हमारा पास एक अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी की फटाफट से हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिक जाएगा। वहीं अगर हम मेल रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेके आएंगे तो वैसे ही उसका मार्केट छोटा है, हम बहुत ज्यादा अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा हम अपना कस्टमर बेस नहीं बना पाएंगे, हमारी बहुत ज्यादा सेल नहीं होगी, प्रॉफिट भी कम होगा। क्लियर है। वहीं अगर हम फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा मार्केट साइज ऑल टुगेदर बड़ा है, ठीक है, हमारा मार्केट साइज बड़ा है, ज्यादा चांसेस है कि हमारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे और हमको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा जिसको हम बिजनेस में यूज करके अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर पाएंगे। क्लियर बात है। तो बिजनेस इज हेवीली डिपेंडेंट अपॉन पॉपुलेशन साइज, कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, कितनी कम पॉपुलेशन है। कम पॉपुलेशन होगी तो जाहिर सी बात है कि भाई हम बहुत ज्यादा बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे। पॉपुलेशन जितनी ज्यादा, जितना ज्यादा साइज उतनी बड़ी हमारे लिए मार्केट, उतने ज्यादा हमारे लिए मार्केट में कस्टमर्स, तो हमारा बिजनेस भी एक्सपैंड होने का बहुत ज्यादा वहां पे चांस। नेक्स्ट है अपना एज स्ट्रक्चर, कि भाई बच्चे ज्यादा है कि बूढ़े ज्यादा है कि एडल्ट लोग ज्यादा है। बच्चे ज्यादा होंगे तो हमारे फेवरेबल होगा कि हम बच्चे से रिलेटेड जो भी बेबी केयर प्रोडक्ट्स है, ठीक है, सीरियल, बच्चों के खाने पीने के आइटम, बच्चों के टॉयज वगैरह, ये सब हम बनाए तो ज्यादा हमारा कंपनी चल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, एथनिक मेकअप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, हम जिस मार्केट में वर्क कर रहे हैं या वर्क करने वाले हैं वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसी है, क्या लोगों के पास इक्वली पैसा है, या कहीं ऐसा है कि भाई वहां पे सिर्फ अमीर अमीर लोग हैं या बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, कैसे लोग हैं, मिडिल क्लास ग्रुप है, हाई क्लास ग्रुप है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, लोगों की पर कैपिटा इनकम कैसी है वहां पे, ये सब अपने को देखना है। उस हिसाब से लाइकली हम जो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है वो डिसाइड कर पाएंगे, प्लेस हमको कहाँ वर्क करना है वो हम डिसाइड कर पाएंगे, मार्केटिंग वगैरह कैसी करनी है वो हम डिसाइड कर पाएंगे। तो जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है and its change have a far reach implication on the future competitiveness of the company and also on the formation of its strategic पॉलिसी। तो डेमोग्राफिक से, डेमोग्राफिक जो पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफिक हमारा एनवायरमेंट है, इससे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, बहुत हद तक चेंज हो जाएगी, बहुत हद तक इन्फ्लुएंस उसमें आ जाएगा और अब हम कुछ कर नहीं सकते। अब अगर हमारा एक ऐसा मार्केट है जहां 70% फीमेल पॉपुलेशन है तो अब एक बिजनेसमैन, एक मैनेजर क्या करेगा, क्या वो ऐसा तो नहीं है कि गन लेके निकल जाए कि नहीं भी हमको मेल पॉपुलेशन ज्यादा चाहिए और पूरा वहां पे मार्केट में सफाया कर रहे हो, नहीं, ये ऐसी चीज है जो बिजनेसमैन के इन्फ्लुएंस कर रही है बट बिजनेसमैन के पहुंच से बाहर है। बिजनेसमैन चाह के भी उसको चेंज नहीं कर सकता, बट एक काम जरूर कर सकता है, अपनी स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से मोल्ड कर ले ताकि उसकी कंपनी चल पड़े। क्लियर बात एकदम। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब क्या, वो सारे फैक्टर जो मनी से रिलेटेड है, सारे फैक्टर्स जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, लोगों के पास मार्केट में कितना पैसा है, आपको कितनी इजीली मार्केट से लोन मिल जा रहा है, लेबर के वहां पे क्या रेट्स चल रहे हैं, रॉ मटेरियल प्रॉपर है कि नहीं है, सप्लाई चेन कैसा है नहीं है, कनेक्टिविटी कैसी आपको मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, सारी चीजें कहां आ जाएगी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। और डिटेल में इसको देख लेते हैं। The economic environment refers to the nature and direction of the economy in which the company operates. On one hand, economic environment includes situation in resource market like money market, labor market, raw material availability, services and supply market, which influence the supply of input to the enterprise, their cost, quality, availability and reliability of supplies. On the other hand, economic environment determines the strength and size of the market. तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को यहाँ पे दो पार्ट में हमने यहाँ पे कर लिया। पहला पार्ट है कि भैया मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, मतलब लोगों के पास कितना पैसा है, क्या लोग हमारे प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मान लो हम ऐसे मार्केट में जा रहे हैं जहां पे लोगों की इनकम 10,000 पर मंथ है और हम जो प्रोडक्ट का प्राइस निकाल रहे हैं वो 15,000 रुपए का हमारा एक प्रोडक्ट है, तो मुझे बताओ क्या लोग अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, नहीं बिकेगा। क्या हमारा बिजनेस कुछ टाइम में बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो क्या हमको पहले ये एनालाइज कर लेना चाहिए कि मार्केट में लोगों के पास कितना पैसा है। लाइकवाइज हम क्या करेंगे, अपनी प्राइजेस सेट करेंगे। मान लो मैं सीएमए फाउंडेशन का कोर्स लेके आया, 4 लाख रुपए उसकी प्राइस रख दी मैंने, तो क्या ये वाजिब रेट है, क्या जो मैं फीस चार्ज कर रहा हूँ 4 लाख रुपीज, क्या ये अफोर्डेबल है, नहीं है। वहीं अगर मैं कोर्स लेके आता हूँ मान लो सीएमए फाउंडेशन का फॉर एग्जांपल 30,000 रुपए में, तो क्या ये एक तरीके से अफोर्डेबल है, हाँ थोड़ा सा अफोर्डेबल है, बिल्कुल है। अगर 4 लाख से कंपैरिजन करें तो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल यहाँ पे हो गया, बट फिर भी कुछ ऐसे यहाँ पे हमको स्टूडेंट्स देखने को मिले जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली नहीं है, ठीक है, एम्पावर्ड नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको डिस्काउंट्स दे सकते हैं ताकि वो उनके कोर्स उनकी रीच में आ जाए और हमारी सेल्स क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो टाइम टू टाइम कुछ हमने नया डिस्काउंट ऑफर वगैरह ले आए, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी कर दी। तो इस हिसाब से मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी और अगर बन गई है, मार्केट में वर्क नहीं करी तो चेंज भी करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे बोल रहा है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है मार्केट के रिसोर्सेज, जैसे मनी मार्केट। मनी मार्केट कैसा है, कितना जल्दी आपको पैसा मिल जा रहा है, कितना इजीली आप पैसा रेज कर पा रहे हो। लेबर की सिचुएशन क्या है, लेबर कितने एम्पावर्ड है, रॉ मटेरियल आपको प्रॉपर्ली टाइम से मिल रहा है कि नहीं। सप्लायर का मार्केट कैसा है, क्या सप्लायर आपको इजीली माल सप्लाई कर दे रहे हैं, क्या उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जो आपको दिक्कत में ला रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। आपको कितनी कॉस्ट आ रही है
रॉ मटेरियल की कितनी कॉस्ट आ रही है, प्लस उसको आप जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपकी लैंडिंग कॉस्ट क्या पड़ रही है, आप उसमें कितना प्रॉफिट बना के सामने वालों को बेच पाओगे, ये सब चीज भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाती है। आगे, द परचेजिंग पावर इन एन इकोनॉमी डिपेंड ऑन द करेंट इनकम प्राइजेस, सेविंग, circulation of money, debt and credit availability, income distribution pattern and the propensity to consume together determine the marketing possibilities. Economic prospect of a country and its inflation rate has far reached impact on the operations of the firm. तो क्या बोल रहा है, परचेसिंग पावर लोगों की कितनी है, जैसे मैंने बोला लोगों की इनकम है 10,000, तो मैक्सिमम अगर वो खर्चा करने पे है तो कितना खर्चा कर सकते हैं एक महीने में, 10,000 खर्चा कर सकते हैं। क्लियर है, थोड़ी बहुत सेविंग होगी तो 12-13,000 वो खर्चा कर पाएंगे, बट हमारा प्रोडक्ट ही 50,000 का है, तो क्या वो परचेसिंग पावर के लोगों के बाहर हो गया? बिल्कुल बाहर हो गया। क्या उस मार्केट में हमारा प्रोडक्ट चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। लोगों की सेविंग्स कितनी है, क्या लोगों के हाथ में पैसा है, क्या इकोनॉमी में फ्रीली जो मनी है वो मूव हो रहा है, लोग सेविंग्स अपनी बैंक में जमा करा रहे हैं, बैंक वाले इजीली लोगों को आगे, बिजनेसमैन को आगे लोन दे पा रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट आते हैं अपन पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट में। पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट, राजनीति, पॉलिटिक्स, नेतागिरी से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक है। क्या है यहाँ पे कि एक कंट्री में जहां पे आप बिजनेस करना चाह रहे हो पर्टिकुलर एरिया में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, गवर्नमेंट का आउटलुक कैसा है आपकी कंपनी या आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके प्रति। मान लो आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहां से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, बट गवर्नमेंट पॉल्यूशन होना नहीं चाहती, गवर्नमेंट चाहती कि कम से कम पॉल्यूशन हो, तो क्या वो आपको बिजनेस करने देगी? नहीं। करने तो चलो एक बार को दे भी देगी क्योंकि इंप्लॉयमेंट वगैरह जनरेट हो रहा है, बट आपके ऊपर वो क्या लगाएगी? हैवी फाइन्स वगैरह लगाएगी, बहुत सारे आपको पेपर वर्क करने पड़ेंगे। मान लो कोई ऐसी कंट्री है जहां पे वो फॉरेन कंपनी को इन्वाइट ही नहीं करते हैं अपने यहाँ, और आप सोच रहे हो कि यार वहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैं जाता हूँ बिजनेस करता हूँ, तो क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट का ऐसा रूल ही नहीं है। क्या गवर्नमेंट आपकी कंट्री में, आपके एरिया में स्टेबल है या नहीं है, या बार बार हर एक 2-2 साल में आपकी गवर्नमेंट चेंज हो रही है? गवर्नमेंट चेंज होगी, गवर्नमेंट ने जो पहले पॉलिसी बनाई थी, नई गवर्नमेंट आके उसको रिवर्स कर देगी, सब खारिज कर देगी, नई पॉलिसी लेके आएगी, नए रूल्स लेके आएगी। अब आप कितने बार अब आप अपना बिजनेस संभालोगे, या आप गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम नए रूल्स, रेगुलेशन, फ्रेमवर्क लेके आ रही है, आप उसको चेक करते रहोगे? तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है अगर आप ऐसे मार्केट में वर्क कर रहे हो जहां पे गवर्नमेंट क्या है? स्टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कंट्री लाइक पाकिस्तान, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज भी ऐसी है जहां पे हाई लेवल ऑफ करप्शन है, गवर्नमेंट का कोई ध्यान ही नहीं है लोगों के बीच में बिजनेस को बढ़ाने, इकोनॉमिक एक्टिविटी को एनकरेज करने के बीच में, तो उस मार्केट में आपका सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल। वहीं उसका अगर अपोजिट अपन लें, इंडिया स्टेबल गवर्नमेंट है, अगर हम स्टेट में भी देखें तो हर स्टेट में ऑलमोस्ट स्टेबल गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी स्टेबल गवर्नमेंट है, एक पॉलिसी लेके आते 4-5 साल तक आपको पता है कि हाँ ये चीज इस हिसाब से करनी है आपको, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बिजनेस मैन को जो लीगल फ्रेमवर्क वाली चीजें है उस पर अपना ध्यान ना देके अपने वो कोर बिजनेस एक्टिविटी पे वो फोकस कर सकता है और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। क्लियर बात है, और अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं इसको। बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी, अ बिजनेस स्ट्रेटजीज फॉलोज द चेंजेस इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड देयर इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। मतलब क्या? गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज लेके आती है हर बिजनेसमैन को उसको फॉलो करना पड़ता है, लाइकवाइज अपनी स्ट्रेटजी उसको बनानी पड़ती है। फर्म्स प्रीफर टू ऑपरेट इन अ कंट्री वेयर देयर इज साउंड लीगल सिस्टम। फर्म ऐसे एरिया में, ऐसी कंट्री में ऑपरेट करना ज्यादा बेहतर समझती है जहां पे लीगल सिस्टम प्रॉपर हो, साउंड हो, एक अच्छा लीगल सिस्टम हो। फर्म्स मस्ट बी फेमिलियर विद द रिलेवेंट लॉज रिलेटिंग टू कंपनी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कॉम्पिटिशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फॉरेन एक्सचेंज, लेबर एक्सेट्रा। फर्म को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि कंपनी रिलेटेड क्या क्या लॉज है, बिजनेस चलाने से रिलेटेड क्या क्या लॉ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए क्या लॉ है, कंपटीशन को हमको किस तरीके से करना है। ऐसा तो नहीं भाई हम अपने कंपटीशन को दबा रहे हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, हम छोटे बिजनेसमैन को बहुत परेशान कर रहे हैं पैसे के दम पे, तो क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तो कंपटीशन लॉ क्या है उस कंट्री के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये सब के क्या लॉ है, क्या आपके पास राइट्स हैं, ये सब। फॉरेन एक्सचेंज कैसा है, लेबर लॉज क्या है, आपको लेबर को कितनी पेमेंट करनी है, कितना आप काम करवा सकते हो, क्या ऐसी फैसिलिटीज है जो आपको लेबर को देनी है, क्या ऐसी चीजें हैं जिन बातों का आपको ध्यान रखना है आपके वर्क प्लेस में। सारे जो भी लॉज हैं आपको उसको ध्यान रखना है और उसका पालन करना है, अदरवाइज आपके ऊपर फाइन एंड पेनल्टी इंपोज करी जाएगी। ज्यादा होगा तो आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर बैन भी लगा सकते हैं, आपको जेल में भी डाल सकते हैं। क्लियर बात है। नेक्स्ट इज सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। एक कंट्री का कल्चर कैसा है, सोसाइटी में जो लोग हैं उनका आउटलुक कैसा है, ठीक है, उनकी फूड हैबिट्स क्या है, म्यूजिक का टेस्ट कैसा है, क्या क्या फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट करते हैं, क्या उनका पहनावा है, अटायर का स्ट्रक्चर उनका क्या है, किस चीज में वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, किसमें नहीं है, ये सारे कहाँ आती है? सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में। कहाँ आती है? सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया का कस्टम क्या है, उनके ट्रेडिशन क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, क्या चीज को वो अपने नजर में एक अच्छी चीज देखते हैं, क्या चीज वो नेग्लेक्ट करते हैं, सारी चीज, कितने पर्सन वहां पे लिटरेट है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है, सारी चीजें, एथिकल स्टैंडर्ड वहां पे क्या है, स्टेट ऑफ सोसाइटी क्या है, एक्सटेंट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट, और सारी चीजें यहाँ पे। कल्चर क्या है, तो भैया कल्चर इज अ सम टोटल ऑफ सोसाइटल बिहेवियर, इट इंक्लूड्स 3 बेसिक एलिमेंट्स, नॉलेज एंड बिलीफ, आइडियल्स
एंड प्रेफरेंसेस। कल्चर क्या है? 3 चीजों से यहाँ पे बना है। पहला, नॉलेज और बिलीफ। लोगों की नॉलेज क्या है, लोगों की मान्यता क्या है, किस चीज पे वो बिलीव करते हैं। नेक्स्ट इज आइडल्स। उनके आइडल कौन है, किन लोगों को वो एज अ अपना रोल मॉडल देखते हैं। जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर है, काफी रिस्पेक्टेड, ठीक है, भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब लोगों के लिए हमारे क्या है, हमारे लिए आइडल है। वहीं अगर आप कुछ ऐसी कंट्री में जाओगे, वहां पे वो टेररिस्ट को अपना आइडियल बना के रखते हैं। तो उनकी मानसिकता क्या है, किस टाइप के प्रोडक्ट या किस टाइप की सर्विसेज को वो देखेंगे कि भैया ये हमारे काम का है, क्या चीज आपका चलेगा नहीं चलेगा मार्केट में, ये आपको देखना है। उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, क्या उनकी प्रेफरेंसेस है। जैसे चाइना में अगर आप जाके बेचोगे पनीर चिली तो नहीं चलेगा, चमगादड़ का सूप चलेगा वहां पे। वही इंडिया में वही चीज आप सोचोगे कि यार चाइना में तो यार मगरमच्छ चलता है, लोग मगरमच्छ खाते हैं, ठीक है, चमगादड़ का सूप पीते हैं, तो वहां तो बहुत अच्छा सेल होता है। इंडिया में भी अच्छी लार्ज पॉपुलेशन है, यहाँ आके बेचता हूँ, तो क्या वो चीज यहाँ पे चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि लोगों के वो प्रेफरेंस ही नहीं है, लोगों का वो टेस्ट ही वैसा नहीं है जो चाइना में है, ठीक है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान देना है कि लोगों का आउटलुक कैसा है ऑल टुगेदर, क्या वो आपके प्रोडक्ट को, क्या वो आपकी सर्विसेज को मार्केट में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि उनका सोसाइटी कैसी है, उनका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, क्या चीज उनके लिए एक्सेप्टिंग है, क्या चीज को वो रिजेक्ट कर देते हैं। क्लियर बात है एकदम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा है, नेस्ले कंपनी ब्रूज अ वैरायटी ऑफ इंस्टेंट कॉफी टू सेटिस्फाई डिफरेंट टेस्ट पैटर्न्स इन डिफरेंट कंट्रीज। बहुत सारे बार आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, किट कैट हो गई अपनी एक चॉकलेट, यहाँ पे क्या है, अलग फ्लेवर है, जापान में अलग फ्लेवर है। फैंटा जापान में पर्पल कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर की आ रही है, अपने यहाँ पे सिर्फ ऑरेंज वाली आ रही है। क्यों? क्योंकि वहां का मार्केट में लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस अलग है, यहाँ पे हमारा टेस्ट प्रेफरेंस अलग है। सिंपल सी बात है। तो उस हिसाब से हमने अपने प्रोडक्ट को डिजाइन किया और सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई नई लेटेस्ट मशीनरी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, डेटा क्या आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, डेटा इज द न्यू ऑयल बोला जाता है। तो टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हम उसे अडेप्ट कर रहे हैं, क्या हमारे लिए खतरे का सिग्नल है वो। जैसे एआई आया है, अभी बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जॉब्स में इंपैक्ट आएगा धीरे से। मार्केट में सिर्फ वही लोग सर्वाइव करेंगे जो एआई को अपने साथ में लेके आगे बढ़ पाएंगे, वरना एआई उनकी जगह आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो टेक्नोलॉजी जो भी मार्केट में चल रही है, धीरे धीरे जो भी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, आपको उसके साथ में हाथ डाल के आपको काम करना है, एक साथ कदम से कदम मिला के चलना है, वरना आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, कॉम्पिटिटर इन हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बहुत ही सिंपल। The level of technological development, type of technology used, the speed with which newly invented technologies are adopted and diffused, the R&D मतलब research and development. तो research and development activities for innovation of new technologies etc. determine the technological environment of an economy. अगर हम देखें वॉर का पैटर्न, भाला, तीर, त्रिशूल से हम लड़ते थे, तलवार वगैरह से, आजकल गन्स आ गई हैं, तोप आ गई हैं, और अब धीरे धीरे एडवांसमेंट क्या हुई है भाई, ड्रोन्स आने लग गए। अब आदमी को जरूरत ही नहीं है, दूर एक रिमोट जगह में बैठ के ड्रोन ऑपरेट कर रहा है, अपना ऑपरेशन करके वापस आ गया। तो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होते जा रही है, तो उसको हमको अडेप्ट करते हुए चलना है, ना कि उसको रिजेक्ट करते हुए। वरना अगर हमारा कॉम्पिटिटर मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर लेगा तो वो हमारे लिए थ्रेट बन जाएगा, और हम जो अपॉर्चुनिटी मार्केट में ग्रैब कर सकते थे ड्यू टू दैट टेक्नोलॉजी, हम ग्रैब नहीं कर पाएंगे। काफी सिंपल। नेक्स्ट इज ग्लोबल इन्वायरमेंट। बहुत ही ज्यादा बड़ा और लेंथी टॉपिक है। इंपॉर्टेंट चीज जो भी मैंने रेड में हाईलाइट कर दी है। Today's dynamic competitive landscape of a business would require that companies must analyze global environment as it is rapidly changing. The new concept of global village has changed how individual and organization relate to each other. New habits of the workforce and increased offshore competition changing the dynamics of business operations. For developing countries like India, globalization means integration with world economy. This integration process turns the world into a one huge market. Such unification calls for the remove of all the trade barriers among countries. फिर उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और WTO, कॉम्पिटिशन एक्ट, बहुत सारी रिसर्च डेवलपमेंट, NAFTA, दुनिया भर की हिस्ट्री, सार्क, यूरोपियन यूनियन दिया है, जो आप वीडियो पॉज करके आपके पास नोट्स आ जाएंगे, उसमें आप पढ़ सकते हो। ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या है मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर देता हूं। जब हम बात करते हैं आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड की, मॉडर्न वर्ल्ड क्या हो चुका है, ग्लोबलाइज हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन आ चुका है। आज वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी कुछ कंट्री में होता है, उसका इंपैक्ट हमको हमारे मार्केट में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उससे क्या हो गया, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, जो पेट्रोल डीजल हम अपनी गाड़ी में बढ़वा रहे हैं, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गए। क्यों? क्योंकि रशिया क्या है, एक मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है। अब रशिया वॉर में एंगेज है, ऑयल वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, मार्केट में क्या हो गया, सप्लाई कम बट डिमांड तो है ही है। अब सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, तो प्राइसेस ज्यादा। यूक्रेन और रशिया क्या है, बहुत ही ज्यादा वीट उगाने वाली कंट्रीज हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। अब उनके बीच में वॉर है, अगेन क्या है, वीट का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो जो भी वीट हो गया, मैदा हो गया, जो भी रिलेटेड वहां से जो हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो सब क्या हो गए, महंगे हो गए। ग्लोबलाइजेशन यही है।
अब क्या हो गया, हमारा मार्केट इतना ज्यादा ओपन हो गया, हम इतनी ज्यादा एक दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं आजकल के टाइम में कि अगर उस कंट्री में कुछ भी चीजें उठपटांग होती है तो उसका इंपैक्ट हमको हमारी कंट्री में भी देखने को मिलता है। इसके बहुत समय पहले भी 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, अमेरिका में गड़बड़ हुई, पूरा वर्ल्ड उसको भोगना पड़ा। अभी भी देखो अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस आ रहा है, इंडिया के भी स्टॉक मार्केट उसमें जो क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये चीज है यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का कि आज हमको सिर्फ ये नहीं देखना है कि इंडिया ग्रो कर रहा है तो हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा, हमको ये देख के चलना है कि वर्ल्ड की क्या कंडीशन होने वाली है। हमारा रॉ मटेरियल पता चला बाहर से आ रहा है, इंडिया चाइना में लड़ाई हो गई, हमारा रॉ मटेरियल आता था चाइना से, हो गया सत्यानाश। अब रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो हम प्रोड्यूस क्या करेंगे यहाँ पे, हमको कहीं और अल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा या खुद बनाना पड़ेगा। खुद बनाने जाओ, लैंड लो, फैक्ट्री लगाओ, मशीन लेके आओ और लेबर लेके आओ, उनको ट्रेनिंग दो, बहुत सारा खर्चा वहां पे करना पड़ेगा, हैवी कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो ये चीज यहाँ पे बोल रहा है कि आजकल के टाइम में ग्लोबलाइजेशन के जमाने में बिजनेसमैन को सिर्फ और सिर्फ एक डोमेस्टिक एरिया तक, डोमेस्टिक टेरिटरी तक अपने आप को कन्फाइन करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि ग्लोबल आउटलुक भी उसका क्या होना चाहिए, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, मार्केट धीरे धीरे एक्सपैंड होते जा रहा है, खुलते जा रहा है। ट्राई करो कि दूसरी कंट्री में भी हम जाके बिजनेस कर सके, वहां की फॉरेन करेंसी हम अपने कंट्री में ला सके, हमारी कंट्री की जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ ला सके, अपन फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा सके, ये सारी चीज यहाँ पे। प्लस बाकी जो कंट्रीज हैं अलग अलग, उन्होंने क्या क्या किया है, हमारी कंट्रीज ने क्या क्या किया है एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट कम करने के लिए, वर्ल्ड में ट्रेड अच्छी तरीके से फैसिलिटेट हो सके, उसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लाया, उसका क्या रोल है, क्या उसकी हिस्ट्री है, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है। आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। फिर भी कोई डाउट आपको रह जाता है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 7, कोविड-19 पैंडेमिक रिडल्ड एनवायरनमेंट। अब कोविड-19 नया नया आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस क्या हुआ भाई, कोविड-19 के आने से वर्ल्ड बहुत ज्यादा इंटरनेट पे और ज्यादा डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, सोशल मीडिया की जो कंपनीज है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये एकदम से बूस्ट हो गए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज जैसे कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, यानी जो भी सारी ऐसी चीजें इंटरनेट से जुड़ी हुई है उसमें अचानक से बहुत ज्यादा बूस्ट आ गया। आईटी कंपनी एकदम से ज्यादा उनके ऊपर काम आ गया, बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया, बहुत ज्यादा वहां पे जॉब क्रिएट हो गई, बहुत ज्यादा लोगों को अप्रेजल दिए गए। तो ये हुआ है कोविड-19 के आने से। जो भी इंटरनेट रिलेटेड कंपनीज थी अच्छी खासी उनमें बूस्ट आ गई। जो कंपनी इंटरनेट यूज भी नहीं कर रही थी उनको भी इंटरनेट यूज करना पड़ा। फॉर एग्जांपल टीचर्स, स्कूल में नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई हो रही थी, उनको भी जूम पे आना पड़ा, बहुत सारी चीजें उनको सीखनी पड़ी, टेक्नोलॉजी को अपने साथ, इंटरनेट को अपनी ताकत बनानी पड़ी। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, पेटीएम से पे करो, डिजिटल ट्रांजेक्शन, यूपीआई वगैरह कितने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह इंक्रीज हो गई काफी ज्यादा, जोमेटो, स्विगी, घर बैठे बैठे खाना मंगवा लो, फैसिलिटीज डेवलप हो गई हमारे पास, घर बैठे बैठे कैब मंगवा लो। जो हम पहले कहीं जाके इधर उधर मार्केट में सर्च करते थे, घर बैठे बैठे आज अपन शॉपिंग कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि कोविड-19 के आने से बहुत ज्यादा हम क्या हो गए, इंटरनेट के ऊपर डिपेंड हो गए। The whole world become very much dependent on the internet. The IT-based industry flourished while manufacturing industry found it difficult to maintain the production level. IT इंडस्ट्रीज में एकदम बूम आ गया, बहुत ज्यादा वो ग्रो करी, हेल्थ सेक्टर ग्रो करा, बट वहीं जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कपड़े बना रही है, कार बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं, वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा उनमें डाउन आ गया, डी ग्रोथ हो गई उनकी, बहुत ज्यादा उनके लिए सर्वाइवल में दिक्कत आ गई। छोटे मोटे तो कितने बिजनेसमैन थे, सोल प्रोप्राइटर वाले बंद हो गए, उनका बिजनेसमैन, ठीक है, उनका बिजनेस ही पूरा बंद हो गया। जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी जिनकी डीप पॉकेट्स है, जिनके पास भर के पैसा है, वो जैसे तैसे सर्वाइव कर पाई, और जो छोटे मोटे बिजनेस थे वो क्या हो गए, मार्केट से ही ऑल टुगेदर बाहर हो गए। क्लियर बात है एकदम। तो ये था भैया हमारा कोविड-19 पैंडेमिक रिडल्ड एनवायरनमेंट। कोविड-19 भैया कब फाइंड आउट हुआ था, ईयर 2019 में। ये 2019 ही है जिसके कारण ये कोविड के बाद 19 लगा है, तो आपको ईयर ध्यान रखने में और ज्यादा आसानी। कोविड-19 कब आया था, 2019 के लास्ट में हमको पता चला था, 2020 में बहुत ज्यादा फैला, फिर 21 में भी इसका हमको इंपैक्ट देखने मिला, 22 तक आते आते सिचुएशन ठीक हो गई, और अभी 23 में कंप्लीटली नॉर्मल है, पूरी चीजें ठीक हो गई। बट इससे क्या हुआ, जैसे ही डिजीज फैली, हेल्थ केयर सेक्टर बढ़ा, इंटरनेट वाली कंपनीज बढ़ी, वही मैन्युफैक्चरिंग वाले में बहुत ज्यादा उनको दिक्कतें आई। सोल प्रोप्राइटर छोटे मोटे जो बिजनेस थे वो उनको काफी चीजों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी उनको प्रॉब्लम आई। तो ये चीज है यहाँ पे ड्यू टू लॉकडाउन एंड ऑल। तो ये है आपका कोविड-19 पैंडेमिक रिडल्ड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है आपका पेस्टल एनालिसिस, जिसको हम देखेंगे पार्ट नंबर 4 में। तो इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं पे रैप अप करूंगा। आई होप आपको सारे जो भी टॉपिक्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इन केस फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। लास्ट तक बने रहने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।